तो आज इंग्लिश मीडियम के लिए गॉस थ्योरम लेकर के आए हैं और इस लेक्चर में हम लोग गॉस थ्योरम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है। ये लेक्चर हर तरह से किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप कंपटीशन के लिए भी हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को बहुत आसानी से सोल्व करा देता है। तो आइए हम लोग चलते हैं पढ़ने गॉसेस लॉ, गॉस का नियम या बोले तो थ्योरम। देखिए ये गॉस थ्योरम हम लोग क्यों पढ़ने जा रहे हैं भाई? तो देखो गॉस थ्योरम में इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बहुत ज़्यादा यूज है। फ्लक्स से रिलेटेड बातों को हम बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे। और गॉस थ्योरम को पढ़ने से क्या क्या फायदा है? तो गॉस थ्योरम अगर हम पढ़ लेंगे तो कहीं पर भी थंडरिंग होती है तो लोग बोलते हैं कि अगर गाड़ी वगैरह है, फोर व्हीलर है, तो आप उसके अंदर जा करके छिप जाओ, आपके ऊपर थंडरिंग का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वो ऐसा क्यों बोलते हैं? यानी आप गाड़ी के अंदर जा करके बैठ जाएंगे तो आपको कोई बिजली का झटका नहीं लगेगा, ऐसा क्यों? अगर हम गॉस थ्योरम पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। या फिर हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जब पढ़ा था तो उसमें पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालना सीखा था, और कुछ खास बॉडी जैसे कि रड के कारण इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालना सीखे थे, रिंग के कारण निकालना सीखे थे। पॉइंट चार्ज के कारण जब निकाले थे तो 1/4πε0 Q बटा में R² था। रड के कारण था 1/4πε0 Q बटा में A × A + L, और रिंग के कारण था 1/4πε0 QX बटा में R² + X² 3/2। तो ये 2-3 बॉडी के कारण निकालना सीखे थे। लेकिन जब हम गॉस थ्योरम पढ़ लेंगे ना तो किसी भी टाइप का बॉडी हो, कैसा भी बॉडी हो, उसके कारण इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बहुत इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। यानी गॉस थ्योरम अगर हम पढ़ लेते हैं तो किसी भी तरह के बॉडी के कारण हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बहुत आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे ना जी। तो ये फायदा होगा मेरा, और ये भी प्रॉफिट है कि हम लोग थंडरिंग की वजह से गाड़ी के अंदर क्यों छुप जाते हैं, ये सब बातें भी मालूम चल जाएगा, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे यूज करते हैं ये सारी बातें मालूम चल जाएगा। तो यही सब हमारे गॉस थ्योरम पढ़ने का फायदा है। अब रहा बात कि इस गॉस थ्योरम में कौन कौन से टॉपिक हम लोग डील करने वाले हैं, तो आइए देखते हैं कौन कौन से टॉपिक डील करने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस टॉपिक से पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आपका पीछा छूटने वाला नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फिर उसके बाद में प्रूफ पढ़ेंगे, प्रूफ ऑफ गॉसेस थ्योरम। गॉस थ्योरम का प्रूफ को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में थर्ड पॉइंट में इसका एप्लीकेशन शुरू करेंगे। एप्लीकेशन तो गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू हॉलो स्फीयर। फिर फोर्थ में पढ़ेंगे, चौथा नंबर जो टॉपिक होगा वो होगा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। फिर उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू सिलेंडर। फिर उसके बाद में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज शीट।
चार्ज सीट, चादर के तरफ। और 7वें नंबर में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ड्यू टू एनी चार्ज। यानी इस लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन दिया कि जो गॉसेस लॉ चैप्टर है उसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे, गॉसेस थ्योरम को प्रूव करेंगे, उसके बाद में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू हॉलो स्फीयर, उसके बाद में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, सिलेंडर के कारण इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और चार्ज सीट के कारण इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, और एनी चार्ज कंडक्टर के कारण भी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हम लोग पढ़ेंगे। यानी ये चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से आपको समझ सकते हैं कि 7 टॉपिक है इस चैप्टर में, तो लगभग 9 और 10 लेक्चर लगेगा। 9 और 10 लेक्चर में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए लाइन से हम लोग टॉपिक को डील करते चलते हैं। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग सबसे पहले देखते हैं। तो कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, चलो देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग जेनरली फाई से लिखते हैं, ऐसे फाई से। फाई से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग डिनोट करते हैं। अब ये होता क्या है? अब सोचो क्या होता है। फ्लक्स का मतलब होता है फ्लो। जब कोई चीज फ्लो करता है, बाहर कहीं से निकलता है, तो उस चीज को हम लोग फ्लक्स वर्ड फिजिक्स में यूज करते हैं। तो अगर कहीं पर चार्ज है, कोई चार्ज है, तो उस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगा। अगर कोई चार्ज है तो उस चार्ज के चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी, और चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस निकलेंगे। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस निकलेंगे, अगर निगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस निकलेंगे, आएंगे। तो सोचो कोई चार्ज है जिससे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस निकल रहे हैं। आप इमेजिन करो कि ये कोई चार्ज है, ये कोई चार्ज है, और इस चार्ज से ऐसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बाहर की ओर निकल रही हैं। तो जब ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस निकल रही होंगी, तो इस इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के परपेंडिकुलर रखे सरफेस से, परपेंडिकुलर रखे सरफेस से, सरफेस के यूनिट एरिया से जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास कर जाएंगी, उसी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का कुल नंबर, टोटल नंबर्स को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। यानी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के रखे परपेंडिकुलर सरफेस के यूनिट एरिया से जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास कर जाती है, उन्हें इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। समझ रहे हैं? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के परपेंडिकुलर रखे सरफेस के यूनिट एरिया से जो लाइंस पास करती है, उनके टोटल नंबर्स को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस passing per unit area of a surface kept normal to the electric lines of forces is called electric flux। आप समझ रहे हैं? आप देखो थोड़ा सा चीजों को अब यहाँ पर समझिए। जैसे मान लीजिए कोई चार्ज को इस प्रकार से रखा गया है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का डायरेक्शन ऊपर की ओर है, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के परपेंडिकुलर कोई यहाँ पर सरफेस रखा गया है, ये सरफेस रखा गया है परपेंडिकुलर।
अब इस परपेंडिकुलर रखे सरफेस के यूनिट एरिया से, सपोज मान लो कुछ यूनिट एरिया है ये, कुछ ये यूनिट एरिया से ये जो लाइंस निकल जा रही है, ये जो लाइंस निकल जा रही है, इसी लाइंस के कुल नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के परपेंडिकुलर रखे सरफेस के यूनिट एरिया से जो लाइंस निकल जा रही है उसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो, यहां से तो आप समझ गए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। अगर मान लो ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इस तरह से है, ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इस तरीके से है कि इनका इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E है और इसके परपेंडिकुलर जो सरफेस रखा गया है वो सरफेस का एरिया अगर A है, ठीक है, तो जब ये यूनिट एरिया होगा इसका मतलब एरिया बहुत छोटा सा, अगर पूरा एरिया A है तो ये यूनिट एरिया बहुत छोटा सा एरिया, इसका मतलब यूनिट एरिया कितना D है। तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो न्यूमेरिकली हो जाता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वेक्टर और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। ओके, यानी न्यूमेरिकली हम लोग ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। तो यहां से हम लोग फ्लक्स को ऐसे लिख सकते हैं न्यूमेरिकली कि फाई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर E डॉट वेक्टर A। जब बात आए बहुत छोटा सा है यूनिट एरिया के तो E वेक्टर डॉट, अगर एरिया बहुत छोटा सा है मतलब बहुत छोटा सा एरिया है, डॉट DA वेक्टर। जब एरिया बहुत छोटा सा है तो फ्लक्स भी बहुत छोटा सा निकलेगा यानी D फाई, तो D फाई इज इक्वल टू वेक्टर E डॉट DA। यही इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होगा। आपको मालूम है कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, अगर कोई वेक्टर A है और वेक्टर B है तो दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट AB cos थीटा होता है। ऐसा ही वेक्टर E डॉट वेक्टर DA है तो D फाई इज इक्वल टू E डॉट DA cos थीटा हो जाएगा, यानी D फाई का जो मेन फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा? DA cos थीटा। समझ रहे हैं? E इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, DA यूनिट एरिया है, ये cos थीटा, थीटा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और एरिया का बीच का एंगल है। समझ रहे हैं बात को? अगर हम एक फिगर ड्रॉ करें तो इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं कि जैसे मान लो कोई एरिया है, कोई ये एरिया है, तो इस एरिया का डायरेक्शन होगा क्योंकि एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और एरिया का डायरेक्शन होगा तो डायरेक्शन किधर होगा? आपको क्रॉस प्रोडक्ट मालूम है कि डायरेक्शन किधर होगा? तो जिस प्लेन में है एरिया उस प्लेन का परपेंडिकुलर डायरेक्शन होता है। जैसे मेरा हाथ है, हथेली, ये पाम है, इस पाम का ये एरिया है, तो कोई पूछेगा कि इस एरिया का डायरेक्शन क्या है, तो ये जिस प्लेन में है, इस प्लेन में, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर ऊपर होगा या ऐसे नीचे होगा इसका एरिया। वेक्टर में आप पढ़े हैं राइट हैंड थंब रूल, उससे हम लोग निकाल सकते हैं एरिया डायरेक्शन इसका, तो ऊपर होगा डायरेक्शन या फिर नीचे होगा। तो वैसे ही अगर ये है तो इससे परपेंडिकुलर इसका कुछ डायरेक्शन, मान लो इधर डायरेक्शन है एरिया का, एरिया वेक्टर इधर है और जो चार्ज रखा होगा उसके कारण जो इंटेंसिटी बन रहा होगा यहाँ पर उसका डायरेक्शन इधर है वेक्टर E। तो इन दोनों के बीच में देखो कुछ एंगल बन रहा है थीटा, तो जब ये एंगल थीटा बना रहा है तो उस केस में जो फ्लक्स होता है कितना हो जाएगा? D फाई इज इक्वल टू वेक्टर E, अगर एरिया है A तो E डॉट A, यानी D फाई इज इक्वल टू, सॉरी DA अगर लिखते हैं तो EDA cos थीटा। यानी हम आपको ये बात यहाँ पर समझाए कि ये जो थीटा है ना, इंटेंसिटी और एरिया के बीच का एंगल है। तो यहाँ आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझें। तो इरेज करते हैं चीजों को। The total number of electric lines of forces passing per unit area of a surface kept normal to the electric lines of forces is called electric flux.
अब आते हैं इसके बारे में और थोड़ा बहुत हम लोग जानकारी उठाते हैं। देखिए, आपने यही देखा कि डी फाई इज इक्वल टू ईडीए कॉस थीटा फॉर्मूला होता है। अब आप देखें, अब बात करें इसका एसआई यूनिट का, तो एसआई यूनिट क्या होता है भाई? एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई क्या है? ये क्या है फॉर्मूला? ईडीए कॉस थीटा इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का क्या होता है? न्यूटन पर कूलम्ब इनटू एरिया, एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। कॉस थीटा का क्या होगा? कुछ नहीं, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब, इसका ऐसा यूनिट होगा। या एक और भी होता है, जाना पहचाना सा है, यहां पर देखो, ये न्यूटन मीटर इनटू मीटर पर कूलम्ब लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, क्योंकि मीटर से मीटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर स्क्वायर। इस न्यूटन मीटर को क्या बोलते हैं? जूल, जूल मीटर पर कूलम्ब, और जूल पर कूलम्ब को हम लोग वोल्ट बोलते हैं, तो वोल्ट मीटर, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक और ऐसा यूनिट होगा वोल्ट मीटर, यानी इसका दो ऐसा यूनिट होता है, एक न्यूटन पर कूलम्ब और एक वोल्ट मीटर। ठीक है, अब बात करें इसका डायमेंशनल फार्मूला का, तो इस डी फाई का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा जी? ये फार्मूला है ईडीए कॉस थीटा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? फोर्स बटा में चार्ज होता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फार्मूला, तो एम एल टी इनवर्स 2 फोर्स का, अब बटा में आई टी, बटा में आई टी, यानी बोले तो टी इनवर्स 3 आई इनवर्स 1। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का हो गया, एरिया का क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर, कॉस थीटा का कुछ नहीं, तो जो डायमेंशनल फार्मूला होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वो एम एल क्यूब टी इनवर्स 3 आई इनवर्स 1 ना जी। तो इसका ऐसा यूनिट हो गया, डायमेंशनल फार्मूला हो गया। अब रहा कि ये स्केलर है कि वेक्टर, तो आप ही बताओ ये स्केलर है कि वेक्टर? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम? तो ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर ही देता है। देखो, इंटेंसिटी वेक्टर और एरिया वेक्टर का ये डॉट प्रोडक्ट है, इसलिए ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितना लाइंस पास कर गया, तो कोई भी नंबर स्केलर क्वांटिटी होता है, इसलिए ये क्या है? स्केलर है, स्केलर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इतना बात आप समझ गए। जब आप इतना बात समझ गए तो कुछ केसेस हैं, कुछ इनके केस है, कुछ स्थितियां हैं, उस स्थिति को हम लोग देखते हैं कि कब क्या और क्या कैसे हम लोग मानेंगे। कब क्या और कैसे हम लोग। देखिए, तो हम लोगों ने देखा कि जो डी फाई होता है उसका फॉर्मूला होता है ईडीए कॉस। अब देखो थोड़ा सा, जैसे कि कुछ केसेस है, कभी कभी कुछ हम लोग मानते हैं। केस फर्स्ट, व्हेन एंगल बिटवीन वेक्टर ई एंड एरिया वेक्टर इज 0 डिग्री। जब इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री है, जब एरिया वेक्टर और इंटेंसिटी वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो इसका मतलब कि ऐसा कुछ है। अगर ये कोई सरफेस है और इस सरफेस का जिधर एरिया है, सपोज मान लीजिए इधर एरिया का डायरेक्शन है, तो इधर ही इंटेंसिटी वेक्टर का भी डायरेक्शन है। तो जब ऐसा होगा तो डी फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी? ई डी ए कॉस थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, तो कॉस 0। ठीक है, और कॉस 0 बोले तो 1, तो डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए, क्योंकि कॉस के 0 की जगह पर हम 1 रखेंगे, तो डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए।
इसका मतलब ये कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है वो सरफेस के पास पहुंच रहे हैं। अगर कहीं चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस निकल रही है तो इसका मतलब सरफेस यहाँ पर है, यहाँ पर है, और ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस सरफेस के पास पहुंच रही है। जब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और एरिया के बीच एंगल 0 डिग्री है तो इसका मतलब ये कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस सरफेस के पास पहुंच रही है। ठीक है, इसका मतलब क्या हम लिख दे रहे हैं, इट मीन्स दैट इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस reaches to the surface। इसका मतलब कि सरफेस के पास पहुंच रहे हैं, मतलब ऐसा कुछ, अगर कोई ये एरिया है तो इस एरिया के पास इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऐसे पहुंच रहे हैं। ठीक है, अब केस सेकंड को हम लोग एज्यूम करते हैं। केस सेकंड ये है कि जब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और एरिया के बीच एंगल 90 डिग्री हो, यानी व्हेन वेक्टर E जो है परपेंडिकुलर हो एरिया के, यानी थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री ना जी, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब ये कि अगर कोई एरिया वेक्टर इधर है एन कैप और इंटेंसिटी वेक्टर इधर है तो उस केस में जो है डी फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E डॉट डी ए कॉस 90, और कॉस 90 बोले तो 0, यानी डी फाई इज इक्वल टू। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बिना सरफेस के टच किए हुए निकल जा रहे हैं, या फिर कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन ही नहीं रहा है। इसका मतलब यही ना हुआ, इट मीन्स दैट the electric lines of forces it means that the electric lines of forces never touches the surface। इसका मतलब कि वो सरफेस के कभी टच ही नहीं कर रहा है, बिना टचे किए हुए निकल गया। यानी अगर ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है और ये सरफेस है तो ये टच नहीं किए हैं, बाहर से निकल गया है दोनों लाइंस, सरफेस से गया ही नहीं। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब ऐसा है कि अगर कोई ये सरफेस है तो इस सरफेस से टच नहीं किया, इधर से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस निकल गया। ठीक है, अब केस थर्ड, when vector E opposite to the area vector। समझ रहे हैं, एरिया और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो, यानी बोले अगर कोई ये एरिया है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर है तो इंटेंसिटी वेक्टर का डायरेक्शन इधर है। इसका मतलब कि दोनों के बीच जो एंगल है वो कितना है, 180 है। तो डी फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डॉट डी ए कॉस 180, और कॉस 180 बोले तो -1, यानी डी फाई इज इक्वल टू -3 डॉट ए। डी फाई इज इक्वल टू -e डॉट ए इंटू डी एस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं वो सरफेस से निकल रहे हैं, वो सरफेस से निकल रहे हैं। ठीक है, अगर ये सरफेस है तो इस सरफेस से निकल रहे हैं, सरफेस से बाहर निकल रहे हैं, ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सरफेस। ठीक है, तो लिख देते हैं, इट मीन्स दैट इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस originated from the surface। समझ रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये सरफेस से बाहर निकल रहा है,
ये सरफेस हो गया और यहाँ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस है। जब एंगल 0 डिग्री तो इसका मतलब ये रीच पहुँच रहे हैं यहाँ पर, ऐसे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस ये ऐसे पहुँच रहे हैं। जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है इसका मतलब पहुँच नहीं रहे, बाहर से कहीं ऐसे ऐसे निकल गए हैं, सरफेस में टच नहीं किए। जब 180 है तो इसका मतलब ये अंदर से जाके ऐसे ऐसे निकल गए हैं। अब यहाँ पर है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस, ऐसे निकल गए। ठीक है, तो ये 3 केसेस हो गए। अब आप इतना बातों को समझ चुके हैं तो आप क्वेश्चंस करने के लिए तैयार हैं। तो क्या क्या क्वेश्चन चलते हैं हम करने। हमने अभी तक क्या किया, यही पढ़ा कि द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस, the total number of electric lines of forces passing per unit area of a surface kept normal to the direction of electric lines of forces is called electric flux. d phi is equal to ds cos theta. ऐसा यूनिट, इसका ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम या वोल्ट मीटर होता है। ये स्केलर क्वांटिटी है। जब इंटेंसिटी और एरिया के बीच एंगल 0 डिग्री होगा इसका मतलब कि सरफेस के पास इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस पहुंच रहे हैं। जब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और एरिया के बीच एंगल 90 डिग्री है इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस बिना सतह को टच किए हुए निकल गए हैं। जब थीटा का वैल्यू 180 डिग्री हो इसका मतलब कि सरफेस से निकल रहे हैं इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस। तो इतना बात नहीं है। अब देखिए, अब जो है हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। एक दो क्वेश्चन करेंगे, समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूज कैसे होता है। चलो और एक बात, जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहीं से निकल रहे हैं इसका मतलब पॉजिटिव। जब कहीं इलेक्ट्रिक फ्लक्स पहुंच रहे हैं, जब कहीं पर पहुंच रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसका मतलब पॉजिटिव। जब कहीं से निकल रहे हैं इसका मतलब निगेटिव। आपने देखा था थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री में पहुंच रहा था इसलिए पॉजिटिव आया था, 180 डिग्री में निकल रहा था इसलिए निगेटिव आया था। चलिए क्वेश्चंस करते हैं कि a square plate of side 5 meter kept perpendicular to the electric lines of forces having intensity, having electric intensity 3 into 10 to the power 5 Newton per coulomb, find the electric flux associated the plate। समझ रहे हैं बातों को? कह रहा है कि एक स्क्वायर प्लेट है और उस स्क्वायर प्लेट का जो शेप है वो स्क्वायर टाइप का है जिसका लेंथ 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, साइड का लेंथ 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और उसको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के परपेंडिकुलर रखा गया। सपोज ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है तो इसके परपेंडिकुलर एक स्क्वायर प्लेट को रखा गया है जिसका इंटेंसिटी दिया हुआ है। ठीक है, और पूछा जा रहा है, सॉरी एंगल इसमें नहीं दिए हैं, हैविंग इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इतना kept perpendicular to the electric lines of forces having intensity इतना at angle 60 degree to the lines of forces। अब तो आप देखिए कह रहा है कि इधर से कुछ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है ऐसे
और बोल रहा है कि एक एरिया को इसके परपेंडिकुलर ऐसे रखा गया, परपेंडिकुलर रखा गया, जिसका जो शेप है वो स्क्वायर टाइप से है, जिसका शेप स्क्वायर टाइप से है। और इस स्क्वायर टाइप से शेप जो है उसका लेंथ दिया है 5 मीटर, और बोल रहा है कि इसका एरिया का जो डायरेक्शन होगा, मान लीजिए इसके एरिया का डायरेक्शन कुछ इधर है, परपेंडिकुलर इधर है, तो उसी के एरिया के डायरेक्शन से इसका जो डायरेक्शन है किधर है, इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन है वो 60 डिग्री पर है, 60 डिग्री पर है एरिया। ठीक है, कितना डिग्री से है, 60 डिग्री से। तो पूछ रहा है आपसे कि बताइए कि फ्लक्स कितना इस एरिया से एसोसिएटेड होगा। तो आपको मालूम है कि इंटेंसिटी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है इसे, 3 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। एरिया, एरिया आपको मालूम करना होगा, तो एरिया इसका कितना होगा, अगर लेंथ दिया हुआ है 5 मीटर तो एरिया 5 × 5 25 मीटर स्क्वायर। एंगल कितना दिया हुआ है, एरिया और इंटेंसिटी का बीच का 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो फ्लक्स जो होगा d phi = EDA cos थीटा होगा। तो d phi = EDA बोले तो 3 × 10⁵, DA बोले तो 25 cos 60 डिग्री, यानी d phi = 75 × 10⁵ cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, यानी जो फ्लक्स एसोसिएटेड होगा उस एरिया से 75/2 × 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर, इतना फ्लक्स उस एरिया से एसोसिएटेड। अब एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन। आप कॉपी वगैरह निकाल के पढ़ेंगे, नोट करते रहेंगे हर चीज को। कह रहा है कि एक सिलेंडर है, इस क्वेश्चन को आप बनाएंगे। एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर का जो रेडियस है, इसका बेस और हाइट का वो r है, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से जनरेट हो रहा है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन इधर है, एक्सियल है, सिलेंडर का एक्सिस, सिलेंडर का एक्सिस है। ये जो एरिया है इसको फर्स्ट पार्ट मानते हैं, ये जो एरिया है इसको सेकंड पार्ट, और ये जो सर्कल का एरिया है थर्ड पार्ट। तो फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड with first, second and third part, and इतना ही आप निकालिए। ये तीनों पार्ट से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना एसोसिएटेड होगा। आपको पहले निकालना होगा कि इस फर्स्ट पार्ट के एरिया से कितना फ्लक्स निकला, फिर सेकेंड पार्ट के एरिया से कितना फ्लक्स निकला, और थर्ड पार्ट के एरिया से कितना फ्लक्स निकला। यही आप बनाएंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग गॉस थ्योरम पढ़ेंगे और उसको प्रूव करेंगे। ओके, तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट लेक्चर में